लास्ट हमने 58 क्वेश्चन तक पढ़ लिया था, कर्जन के क्वेश्चन तक। ठीक है, उसके आगे मैं शुरू कर रहा हूँ। लाइट चली गई थी, मैंने आपको बताया था। चलिए देखते हैं। कह रहा पोर्टोनोवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ। क्वेश्चन है ये, पोर्टोनोवा का युद्ध। ठीक है, तो चलिए पोर्टोनोवा के युद्ध के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर जो बात करूँ पोर्टोनोवा युद्ध की भूमिका, तो देखिए एक राज्य है मैसूर और वर्सेस अंग्रेज। इनके बीच में 4 युद्ध हुए। ठीक है, जो पहला युद्ध हुआ कहते हैं एंग्लो मैसूर युद्ध, एंग्लो मैसूर यानी मैसूर युद्ध। ये हुआ 1767 से 69 में। किस किस के बीच में हुआ? ये हुआ हैदर अली वर्सेस अंग्रेज। ठीक है, इसमें हैदर अली मजबूत रहा था, अंग्रेजों का पलड़ा कमजोर रहा था। ठीक है, इसके बाद संधि हुई थी जिसका नाम है मद्रास की संधि, याद रखिएगा। 1769 में मद्रास की संधि। फिर सेकंड युद्ध हुआ एंग्लो मैसूर युद्ध, ये हुआ 1780 से 84। इसमें भी हैदर अली था वर्सेस अंग्रेज थे। तो इसी युद्ध के दौरान 1782 में युद्ध हुआ है जिसका नाम है पोर्टो नोवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? पोर्टो नोवा का युद्ध। इस युद्ध में हैदर अली घायल हो गया था, घायल, और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी, यानी हैदर अली पराजित हो गया था। आप ये समझ। फिर आप कहेंगे 84 तक चला था। हाँ, हैदर अली के बाद टीपू, हैदर अली का लड़का, वो लड़ा और उसने 1784 में मैंगलोर की संधि से इस युद्ध को समाप्त किया। कौन सी संधि से? मैंगलोर की संधि से। ठीक हो गई बात। फिर आता है थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध। ठीक है, तीसरे वाला, ये हुआ था 1790 से 92। इसमें टीपू सुल्तान वर्सेस अंग्रेज थे। ठीक बात है, इसमें टीपू पराजित हो जाएगा और संधि होगी श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि में टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ेगा। ये तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध है। फिर होगा फोर्थ, ये होगा 1799 में। टीपू लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है, अब कोई संधि नहीं, अब टीपू फाइनली पराजित और मैसूर साम्राज्य डिक्लाइन, समाप्त हो गया मैसूर साम्राज्य। ठीक होगी बात। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और पोर्टोनोवा का युद्ध भी आ गया, हैदर अली पराजित हुआ। ये वाला क्वेश्चन इसमें ही कवर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगला भी टीपू से संबंधित क्वेश्चन है। किसने अपने राज्य में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था? तो ये टीपू ने लगाया था, तो उसका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। देखिए, टीपू सुल्तान की अगर जो बात करूं, ये 1782 में पिताजी की मृत्यु के बाद 1799 तक में अपनी मृत्यु तक ये गद्दी पर रहा। इसने फ्रांसीसियों से सहायता मांगी, फ्रांस की क्रांति से प्रेरित था, तो इसने अपने राज्य में फ्रांसीसियों के लिए एक क्लब बनाया था जिसका नाम था जैकोबियन क्लब। और फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, उससे प्रेरित होकर इसने अपने राज्य में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। ठीक होगी बात। तो ये टीपू के क्वेश्चन हो गए दोनों के दोनों। चलिए नेक्स्ट चलता हूं मैं, आ जाइए। 60 के बाद क्वेश्चन नंबर 61 पे आ रहे हैं। कह रहा है पूरन चंद जोशी उत्तराखंड में वामपंथी नेता हैं, किस राजनीतिक दल के महासचिव बने थे? ठीक बात है, तो पूरन चंद जोशी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव रहे हैं 1934 के आसपास। ठीक हो गई बात, याद रखिएगा। किस राजनीतिक दल के? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के। ये पीसी जोशी हैं, इन्होंने 80 में, इनका एक क्वेश्चन और है, इन्होंने उत्तराखंड में 1980 में कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा भी बनाया था। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, ये पीसी जोशी ने ही बनाया था उत्तराखंड में। पीसी जोशी, यानी कि पूरा नाम क्या है इनका? पूरनचंद जोशी, आप देख सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि किसने गांधी जी की गतिविधियों को, गांधी जी जो अंग्रेजों के सामने शर्त रखते थे कि राजनीतिक फिरौती, कहा? ये लॉर्ड इरविन ने कहा है। गांधी इरविन समझौते के समय कहा है, गांधी इरविन समझौता हुआ था उसके समय कहा था। ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। कह रहा बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान, चलिए इधर आ जाता हूं, कहा गया क्वेश्चन? ऊपर है, एक मिनट बस। ये कह रहा बंगाल भंग विरोधी आंदोलन के दौरान कार्लाइल सर्कुलर संबंधित था। तो देखिए, कार्लाइल सर्कुलर की अगर जो बात करूं मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बता देता हूं। आप जानते हैं 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किया कर्जन ने। ठीक बात है, किसने किया था? कर्जन ने। नंबर 1 क्वेश्चन।
करजन ने विरोध किया तो भारत में एक आंदोलन चला था बंगाल विभाजन को रोकने के लिए, उसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। ये चला था 7 अगस्त 1905 को, कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू हुआ था, कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू हुआ था। तो अंग्रेजी सरकार ने तो स्वदेशी आंदोलन यानी विदेशी का क्या करो, बहिष्कार, विदेशी का बहिष्कार। तो हमने स्कूल कॉलेज सबका बहिष्कार किया, तो अंग्रेजी सरकार ने एक सर्कुलर निकाल दिया जिसका नाम था कार्लाइल सर्कुलर। यही तो है क्वेश्चन, कार्लाइल सर्कुलर। क्या है ये कार्लाइल सर्कुलर? ये काय से निकाला था? ये शिक्षा से संबंधित था। पेपर में यही पूछा हुआ है कि ये किससे संबंधित था, शिक्षण संस्थाओं से। ये कहा था इसमें कि भारतीयों को अपने शिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति नहीं होगी, और दूसरा जो भारतीय स्कूल को एक बार छोड़ देगा, कॉलेज को, उसे दोबारा एडमिशन नहीं मिलेगा। इस कार्लाइल सर्कुलर में ये कहा गया था, स्वदेशी आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास था। कह रहा किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था? तो 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, 13 अप्रैल 1919 में। ठीक बात है, आप देख सकते हैं। गांधी जी ने कौन सी उपाधि त्याग की थी आप जानते हैं? ठीक है, केसरे हिंद की। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। ठीक बात है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शंकर नायर, वो गवर्नर जनरल की परिषद में थे, वहां से उन्होंने रिजाइन कर दिया था। ठीक है, और नाइटहुड की उपाधि आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग। ठीक है, उसके बाद कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध में एका आंदोलन। देखिए अवध उत्तर प्रदेश में हो गया, ये किसानों का एका आंदोलन था। मैं आपसे कहूं 1920-21 में उत्तर प्रदेश की जगह है जिसका नाम है हरदोई, बहराइच, सीतापुर, ये सारे के सारे जिले हैं। ठीक बात है। तो यहां पर लगान वृद्धि के विरुद्ध जो आंदोलन चला है उसे ही एका आंदोलन कहते हैं, और इस आंदोलन के नेता थे मदारी पासी। ठीक होगी बात। चलिए उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन। पेट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्त एसोसिएशन किसने बनाई थी? ये बनाई थी आपके सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, याद रखिएगा क्यों बनाई थी। अब आप ये समझ लीजिए, आपको सारा सार समझ आ जाएगा। देखिए 1885 में तो बनी थी कांग्रेस। कांग्रेस का काम था अंग्रेजों से बात करना अधिकारों के लिए, यानी जब अधिकार अंग्रेजों से मांगेंगे तो कहीं ना कहीं विरोध होगा ही। लेकिन सर सैयद अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान, इन्होंने 1888 में बनाई थी देशभक्त एसोसिएशन यानी पेट्रियोटिक एसोसिएशन। उद्देश्य कांग्रेस का विरोध करना। क्या करना? कांग्रेस का विरोध करना, अंग्रेजों का समर्थन देना, अंग्रेजों का समर्थन, जिससे मुस्लिमों को अंग्रेज रियायतें दे, मुस्लिमों को रियायतें मिल सके। समझ गए आप? इसलिए पेट्रियोटिक एसोसिएशन बनी थी सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में। ये बनी थी 1888 में। बनारस के राजा शिव प्रसाद भी इनके साथ थे, और सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद। ठीक हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, पेज पलट लेते हैं। क्या रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे? कह रहा भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां देनी शुरू किसने की थी? देखिए सबसे पहले भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि दी थी लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन गवर्नर जनरल था, इसका काल था 1876 से 1880। ठीक बात है। उसके बाद बड़े स्तर पर 1911 में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम आए थे। जॉर्ज पंचम ने भारतीयों को राय बहादुर की उपाधि दी थी। अगर हिंदू है तो उसे दी राय बहादुर, बांटने का प्रयास था ये। मुसलमान है तो उसे दी खान बहादुर, और सिख है तो उसे दी सरदार बहादुर। अंग्रेजों द्वारा उपाधियां देकर के इन्हें सेपरेट करने का प्रयास किया जा रहा था भारतीयों को। ठीक बात है। तो जॉर्ज पंचम आए थे, उनके समय में किसने? रीडिंग थे गवर्नर जनरल, उनके द्वारा दी गई थी, बड़े स्तर पे देनी शुरू की गई थी। ठीक है, सबसे पहले लॉर्ड लिटन ने दी थी। ठीक है, ये मैंने लिख ही दिया ऊपर। ठीक हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा नील दर्पण संबंधित था। क्या है नील दर्पण? नील की खेती करने वालों से संबंधित है नील दर्पण। आप समझ लीजिए, नील की खेती करने वालों से संबंधित है नील दर्पण। ठीक है, अब नील दर्पण के क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये ना एक बंगला भाषा का नाटक है, बंगला का नाटक, जिसका लेखन हुआ था दीन बंधु मित्र ने किया था। इसमें क्या था, जो नील कृषक हैं उन पर अंग्रेज अत्याचार होते थे,
तो इस अत्याचार को 1872 में नाटक दिखाया गया था मंच पर, तो वही है नील दर्पण। फिर इसका अंग्रेजी में अनुवाद होगा, अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे माइकल मधुसूदन। ठीक होगी बात, माइकल मधुसूदन इसका अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। कह रहा कावसजी नाना द्वारा 1853 में पहली कपड़ा मिल, देखिए पारसी पहली कपड़ा मिल इनके द्वारा 1853 मुंबई में लगाई गई थी, पहली सफल कपड़ा मिल है भारत की ये। ठीक होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की है। ठीक बात है, तो इनका नाम है विलियम बेडरवन, इन्होंने 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की है। यहां से कांग्रेस के अध्यक्ष के क्वेश्चन देख लेते हैं। विलियम बेडरवन ने एक तो की थी 1889 में जब अधिवेशन हुआ मुंबई में, ठीक है, और एक बार की इन्होंने 1910 में जब अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में, 2 बार इन्होंने अध्यक्षता की है। ठीक हो गई बात। फिर सुभाष चंद्र बोस एक तो 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे हरिपुरा में, 1939 में दोबारा चुने गए थे कांग्रेस के अध्यक्ष त्रिपुरी में, लेकिन इन्होंने यहां पर ना अध्यक्षता की नहीं थी, रिजाइन कर दिया था क्योंकि गांधी जी से मतभेद हो गए थे। इन्होंने गांधी जी के व्यक्ति पट्टा भाई सीतारमैया को हरा दिया था चुनाव में, कांग्रेस के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहे थे। अब एक क्वेश्चन तो ये हो जाता है, त्रिपुरी संकट यही कहलाता है, पट्टा भाई सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस ने पराजित किया तो गांधी जी ने खुद कांग्रेस कमेटी से अपने आप को, वर्किंग कमेटी बनती थी उससे बाहर कर लिया, जिससे सुभाष चंद्र बोस को लगा कि ये संकट खड़ा हो गया, सुभाष चंद्र बोस ने खुद ही रिजाइन दे दिया। फिर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिपुरी संकट में जब सुभाष ने रिजाइन दे दिया सुभाष चंद्र बोस ने, तो कौन अध्यक्ष बने थे, तो उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन ही हो जाता है। फिर आपसे पूछे आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आजादी के समय यही थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक हो गई बात, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। फिर आपसे पूछे कांग्रेस में महिला अध्यक्ष कौन कौन रही हैं, तो आप बता दीजिएगा 1917, 1925 और 1933। 3 महिलाओं का नाम होता है, ये है आपका एनी बेसेंट, ये है आपकी सरोजनी नायडू, और ये है आपकी नलिनी सेन गुप्ता, नलिनी सेन गुप्ता। ठीक होगी बात। ये बनी थी आपकी कहां पर, कलकत्ता में, ये बनी थी आपकी कानपुर में, और ये बनी थी आपकी दोबारा कलकत्ता में। ठीक हो गई बात। तो ये 3 महिलाएं याद कर लीजिएगा। फिर आपसे पूछे गांधी जी कब बने, तो आप कहेंगे 1924 में गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे बेलगांव महाराष्ट्र में। ये भी आपके लिए क्या हो जाता है, क्वेश्चन हो जाता है। फिर आपसे पूछे सबसे लंबे समय तक कौन रहे कांग्रेस के अध्यक्ष, तो आप कहेंगे मौलाना आजाद। मौलाना आजाद 1940 से 46 तक सबसे लंबे समय तक रहे। ठीक बात है। राजेंद्र प्रसाद, कहीं राजेंद्र प्रसाद बने थे, उसके पहले कौन थे, जेबी कृपलानी 1947 में। कई जगह पे जेबी कृपलानी को भी आजादी के समय अध्यक्ष माना जाता है। ठीक होगी, लेकिन ये वास्तव में नवंबर 1947 में बने थे, उससे पहले राजेंद्र प्रसाद रहे थे। ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, आ जाइए आप मेरे साथ, फटाफट चलते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई। चलिए कह रहा लॉर्ड वेलेजली ने अपने दूत के रूप में किसे ईरान के शाह के दरबार में भेजा था, यही तो है क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेजली का। ठीक बात है। देखिए मेहंदी अली खां को भेजा था, ये आपको करना नहीं, कुछ क्वेश्चन आपके मतलब का है भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान द्वीप को क्या नाम दिया गया था। ठीक है, तो यहां पर देख लेते, सुभाष चंद्र बोस ने शहीद नाम दिया था अंडमान द्वीप को। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने, मैं आपको 3-4 क्वेश्चन बता दूं अगर जो आप कहें तो। ठीक बात है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम है रास बिहारी बोस। ठीक हो गई बात। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मोहन सिंह, एक व्यक्ति जिनका नाम सुभाष चंद्र बोस। रास बिहारी बोस ने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। ठीक है, इसकी स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। नंबर 1 क्वेश्चन। ये इन्होंने कहां पे की थी, इन्होंने टोक्यो में की थी।
फिर मोहन सिंह है, मोहन सिंह ने जो पार्टी बनाई थी उसका नाम था आजाद हिंद फौज। ठीक बात है, ये बनाई थी इन्होंने 1941 में मलेशिया में। 2 क्वेश्चन हो गए आपको। ये दोनों का मिलन हुआ कहां पर? बैंकॉक में। फिर सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का क्या किया? पुनर्गठन किया सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक बात है। फिर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार बनाई। कौन सी सरकार बनाई? आजाद हिंद सरकार, जिसका हेडक्वार्टर अस्थायी रूप से बनाया गया कहां पर? मलेशिया में। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन हो जाता है। आजाद हिंद फौज की 3-4 ब्रिगेड थी। एक थी नेहरू ब्रिगेड, एक थी गांधी ब्रिगेड, एक थी सुभाष ब्रिगेड और एक थी महिला वाली ब्रिगेड जिसका नाम था झांसी। ठीक बात है। यहीं से 1944 में इन्होंने सिंगापुर से रेडियो चलाया था। सुभाष चंद्र बोस ने क्या चलाया था? सिंगापुर से रेडियो, जिसमें गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था पहली बार किसी ने। ये भी क्वेश्चन हो गया। इन्होंने अंडमान जीतने के बाद उसका नाम रखा था शहीद और निकोबार जीतने के बाद उसका नाम रखा था स्वराज। याद रखिएगा, ये 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक हो गई बात। सुभाष चंद्र बोस के पीछे मैं आपको बता चुका हूं, ये कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष भी रहे। नेक्स्ट कह रहा, कौन सा वाइसराय साहित्यकार जगत में ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है? यानी कि अंग्रेजों के समय कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जो ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता? लॉर्ड लिटन। ठीक है, मैंने भी पीछे आपको लॉर्ड लिटन के बारे में बताया। लॉर्ड लिटन का काल है 1876 से 80। ये ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। ठीक बात है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके समय में। 1877 में दिल्ली दरबार इसी के समय है जब ब्रिटेन की महारानी को भारत की महारानी विक्टोरिया घोषित किया गया था। ठीक बात है, याद रखिएगा। लॉर्ड लिटन के और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलिए, टाइम ज्यादा है नहीं। कह रहा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? अभी हमने करजन में पढ़ा भी था। करजन ने 1902 में तो एक आयोग बनाया था, विश्वविद्यालय आयोग, जिसके अध्यक्ष थे टॉमस रेले। अभी तो बात की थी हमने। इसी की रिपोर्ट पर 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। तो यही है 1904 का, करजन के समय का। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है, क्या भारत के कौन सा आयोग भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित नहीं है? ठीक बात। देखिए, साइमन आयोग का संबंध एजुकेशन से नहीं है। साइमन आयोग तो भारत की संवैधानिक व्यवस्थाएं करने के लिए गठित हुआ था 1927 में। ठीक है, तो साइमन आयोग तो 1927 का है संवैधानिक व्यवस्था के लिए। ये 1928 में 3 फरवरी को मुंबई आया था। कहां उतरा था? मुंबई उतरा था। ठीक है, तो इसका संबंध शिक्षा से नहीं है। अब शिक्षा से संबंधित यहाँ पे 3 आयोग लिखे, मैं आपको बता देता हूं। सी ऑप्शन लिखा है हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन 1882 का है, प्राथमिक शिक्षा के लिए। ठीक बात है, एक क्वेश्चन ये याद कर लीजिएगा। फिर एक लिखा है कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन 1964 का है। ठीक बात है, दौलत सिंह कोठारी इनका पूरा नाम था। इन्हीं की रिपोर्ट पर, इनकी रिपोर्ट आई 66 में और 66 के बाद भारत में 24 जुलाई 1968 को पहली शिक्षा नीति घोषित हुई है। कौन सी शिक्षा नीति? पहली शिक्षा नीति घोषित हुई है। इसी शिक्षा नीति में 10+2+3 का फॉर्मूला दिया गया था। ठीक बात है। के बाद एक ऑप्शन लिखा है सैंडलर आयोग। तो सैंडलर कमीशन जो था ये शिक्षा से संबंधित था। ये था 1917 का। ठीक बात है। सैंडलर आयोग क्यों बना था अब मैं आपको बताता हूं। ऊपर वाला देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बना था 1904 का। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की उसके लिए था, कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय का जो अधिनियम 1904 का है, जिसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, उसकी व्याख्या करने के लिए बना था सैंडलर कमीशन 1917 में। आपसे पूछे सैंडलर कमीशन की क्या विशेषता थी? इसमें 2 भारतीय भी थे अंग्रेजों के समय। कौन कौन से भारतीय थे वो देख लीजिए। एक थे आपके आशुतोष मुखर्जी भारतीय और दूसरे थे जियाउद्दीन अहमद। कौन से थे दूसरे? जियाउद्दीन अहमद। ये 2 भारतीय थे आपके
सैडलर कमीशन में, याद रखिए। ठीक हो गई बात। चलिए नेक्स्ट कह रहा अगला क्वेश्चन छोड़ देंगे। कह रहा किस शहर में किस धातु में प्रथम टीन का मिश्रण हुआ है? तो देखिए टीन का मिश्रण तांबे के साथ हुआ है। तांबे के साथ में जब टीन को मिलाया गया तो बना था कांसा, और सिंधु घाटी की सभ्यता आप जानते हैं कांसा सभ्यता है। तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाया गया है। ठीक होगी बात। कह रहा किस प्रकार के समाज में मातृ देवी की अवधारणा प्रमुखता प्रचलित थी? तो हमारे औद्योगिक समाज में सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ना, वो एक वाणिज्यिक सभ्यता थी, वाणिज्यिक और औद्योगिक सभ्यता। ठीक है, व्यापार वाणिज्य मुख्य रूप से था, और दूसरी विशेषता थी यहाँ पे मातृ सत्तात्मक। ठीक बात है, तो यही हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए उसके बाद कह रहा एशियाई प्रजातंत्र की दिशा में पहला पेड़ ड्रैको के द्वारा उठाया। छोड़ दीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं, ये भी आपको नहीं पढ़ना। अगला क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 पे। कह रहा मेसोपोटामिया के निवासी सिंधु प्रदेश को किस नाम से जानते थे? सिंधु प्रदेश के निवासी को मेलुहा कहते थे। ठीक बात है, याद रखिएगा। मेलुहा शब्द का प्रयोग किया है इराक के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए। ठीक बात है। फिर कह रहा अफीम युद्ध किन देशों के बीच हुआ है? देखिए अफीम युद्ध की अगर जो बात करूं तो 1839 से 42 के बीच में पहला अफीम युद्ध हुआ है, दूसरा 1854 के आसपास हुआ है अफीम युद्ध। ये अफीम युद्ध जो है आपके चीन ने किया है, चीन और इंग्लैंड के बीच हुए। किस किस के बीच हुए? चीन और इंग्लैंड। देखिए इंग्लैंड जो है चीन से माल लेता था, बदले में उसे बहुत सारा धन देना पड़ता था, तो इंग्लैंड ने सोचा क्यों नहीं चीन वासियों को अफीम की लत लगा दें। तो जबरदस्ती चीन में अफीम बेचने के लिए जब वहां की सरकार ने मना कर दिया तो चीन की सरकार ने उस पर आक्रमण कर दिया। यही अफीम युद्ध है। कह रहा माओ तसे तुंग का प्रसिद्ध महाप्रस्थान किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? देखिए 16 अक्टूबर 1934 को माओ तसे तुंग के नेतृत्व में, और 1 साल 4 दिन यानी 20 अक्टूबर 1935 तक क्या किया था? माओ तसे तुंग ने 6000 मील की पैदल यात्रा की थी अपने पूरे दल के साथ में। ये साम्यवादी दल थे और इन्हें राष्ट्रवादी दल हत्या कर रहा था। तो कहां से? ये जियांगसी प्रांत से सेंक्सी प्रांत तक इन्होंने पलायन किया था। कई नदी पहाड़ पर्वत टापे थे 1 साल तक, तो उसे ही कहते हैं महाप्रस्थान, लॉन्ग मार्च ऑफ माओ तसे तुंग। 16 अक्टूबर 1934 से 22 अक्टूबर 1935 तक। के बाद अगला क्वेश्चन हम नहीं पढ़ेंगे। द डिवाइन कॉमेडी पुस्तक किसकी है? द डिवाइन कॉमेडी आपकी दांते की है। दांते इटली के थे, आप ध्यान रखिएगा। और इटली में जो पुनर्जागरण आया उसमें दांते की प्रमुख भूमिका है। ठीक होगी बात। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कौन नहीं था? बेंजामिन फ्रैंकलिन नहीं थे अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। जॉर्ज वाशिंगटन थे, थॉमस पेन थे और अब्राहम लिंकन, तीनों के तीनों थे। ठीक। उसके बाद 1917 की रूसी क्रांति में किस वंश को पदस्थ किया गया? आप जानते हैं जार निकोलस को हटाया गया। जार निकोलस जो थे रूस के, वो रोमनोव वंश के होते थे। 1917 की बोल्शेविक क्रांति द्वारा इन्हें हटा दिया गया। कह रहा महान आर्थिक मंदी 24 अक्टूबर 1929 को अमेरिका के शेयर बाजार में गिरावट आई, उस दिन को कहते हैं ब्लैक ट्यूसडे, काला मंगलवार कहते हैं। उसके बाद कुओमिंगतांग पार्टी किसने बनाई थी? कुओमिंगतांग चीनी क्रांति के जनक माने जाते हैं, सन्यात सेन। इनके नेतृत्व में 1911 में चीन में सांस्कृतिक क्रांति हुई थी, तो इन्होंने 1912 में पार्टी बनाई थी जिसका नाम था कुओमिंतांग पार्टी, सन्यात सेन। ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट चल रहा हूं, फटाफट चलते हैं, 10 क्वेश्चन रह गए। ये आपको अगला नहीं पढ़ना, ये अगला नहीं पढ़ना। 91 में कह रहा नेल्सन मंडेला ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? आप जानते हैं रंग भेद के विरुद्ध नेल्सन मंडेला ने आंदोलन किया था। ठीक हो गई बात, तो आप जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा किस राजनीतिक दल ने सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनाई थी भारत में? ठीक है, ये किस राजनीतिक दल ने? तो ये था आपकी आप देख सकते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने। मैं आपको बता देता हूं। देखिए जब आजाद हुए तो केंद्र और राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार थी, वो पार्टी थी कांग्रेस की। 1957 में पहली बार ऐसा हुआ कि एस नंबूरीपाद पहली बार किसी राज्य में गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे, और वो राज्य था केरल, और केरल में पार्टी से थे वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। ठीक हो गई बात।
हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? आप नहीं सॉरी, कह रहा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है। ठीक बात है। देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन आप जानते हैं मार्शल टीटो, नेहरू जी और कर्नल नासिर के द्वारा चलाया गया था। इसमें एम गोरबाचोव नहीं थे। ठीक बात है। तो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन है जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी और 1961 में इसका पहला बेलग्रेड यूगोस्लाविया में पहला सम्मेलन हुआ। ठीक हो गई बात। उसके बाद कह रहा है हैप्पी क्लब का संस्थापक। हैप्पी क्लब की स्थापना आप जानते हैं गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा 1914 में काशीपुर में हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी। ठीक होगी बात। कह रहा देश में मेंशेविक बोल्शेविक क्रांति रूस में हुई है। आप जानते हैं 1917 में रूस में बोल्शेविक और मेंशेविक क्रांति हुई है। ठीक है, तो ये रूस से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किस वर्ष लिखा था? तो इन्होंने 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था और 1867 में इनकी पुस्तक है जिसका नाम है दास कैपिटल। याद कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है सेडान का युद्ध किस किस के बीच हुआ? सेडान का युद्ध आप देख लीजिए, मैं यहां लिख देता हूं सेडान का युद्ध। सेडान के युद्ध की अगर जो मैं बात करूं, ये हुआ था 1 सितंबर 1870 को, प्रशा वर्सेस फ्रांस, और इसमें फ्रांस पराजित हुआ, प्रशा विजयी हुआ और इसी युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया था। किसके नेतृत्व में? बिस्मार्क के नेतृत्व में। ठीक हो गई बात, ये है वो। उसके बाद कह रहा सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की पुस्तक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कि है आपकी 1762 की पुस्तक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट याद रखिएगा। ठीक हो गई बात। देखिए ये पेपर ना मेरे हिसाब से पूरा हो गया है। थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ा, ज्यादा डिटेल हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है, टाइम ज्यादा लग जाता है। ठीक है, चलिए आप ध्यान रखिएगा अपना। कोई चीज समझ नहीं आएगी तो बताइएगा मुझे, तो समाधान दूंगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।